और मैं इसकी बात करूं उससे पहले मैं बताऊं कि मैं राइटर होने के अलावा पब्लिशिंग इंडस्ट्री में भी काम कर चुका हूं। तो ये हिंदी के अंदर आंकड़े कभी समझ नहीं आते थे कि हिंदी में कौन सी किताबें हैं नहीं हैं। मैं इंग्लिश पब्लिशिंग में था तो प्रायः मार्केट नहीं नज़र आता था। दैनिक जागरण ने जब हिंदी बेस्टसेलर सूची निकालनी शुरू की, उसके साथ ही जो है हमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्रेंड दिखने लगा। हमें ये पता लगने लगा कि हिंदी में पाठक हैं, क्योंकि ये माना जा रहा था कि हिंदी एक मृत भाषा हो चुकी है, हिंदी के पाठक कहीं नहीं होते हैं। फ़्लाइट में अगर आप कभी, ये घटना मेरे साथ हो चुकी कि फ़्लाइट में मैं कोई किताब पढ़ रहा था और वहाँ आदमी पूछता है पीपल स्टिल रीड हिंदी, तो मैंने जवाब ये दिया कि हाँ, अभी तक तो इंडिया में रह रहे थे अपन, तो पढ़ते तो हैं। तो ये स्थिति थी कि लोग मानते थे कि हिंदी पढ़ा जाता है कि नहीं पढ़ा जाता है। दैनिक जागरण विश्व का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला हिंदी अखबार है और उसने अपने आप को हिंदी के साथ जोड़े रखा और हिंदी के पाठकों को हिंदी की किताबों के बारे में बताने के लिए हिंदी बेस्टसेलर को शुरू किया। जब ये सूची आई, बहुत सारे इंटरेस्टिंग से फैक्टर नज़र आने लगे। चूँकि मैं पब्लिशिंग प्रोफेशनल हूँ तो मुझे बहुत सी चीज़ें यहाँ नज़र आने लगी। कथाओं की श्रेणी में आपको नज़र आता है कि कौन पढ़ रहा है। कहा जाता है कि युवा नहीं पढ़ते, लेकिन जब आप कथा की श्रेणी में देखते हैं, सत्य आते हैं, दिव्य आते हैं या मेरी किताब आती है, हमें नज़र आता है कि कथा पढ़ने वाले युवा हैं और युवा किन कथाओं को पसंद कर रहे हैं। कथेतर श्रेणी में मैं कई सालों से जब लगातार देख रहा हूँ तो ट्रेंड नज़र आ रहा है कि एक समय जब पॉलिटिकल किताबों को पढ़ा गया, उसके बाद जीवनियों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। फिर एक समय आया, अब इन दिनों में पौराणिक कथाएं काफ़ी ज़्यादा पढ़ी जा रही हैं। तो आपको एक पैटर्न नज़र आता है कि हमारे लोग, हमारे पाठक किस दिशा में पढ़ रहे हैं। आज जो मेरे साथ तीनों लेखक हैं, तीनों की किताब बेस्टसेलर में रही है और तीनों ही जो है अलग अलग विधा के हैं। सत्य के उपन्यास रहे हैं, सत्य के उपन्यास लगातार दैनिक जागरण की बेस्टसेलर लिस्ट में आए हैं। लक्ष्मण की कथेतर है, लेकिन इन्होंने एक आत्मकथात्मक शैली में उसको लिखा है। जादूनामा अरविंद मंडोले जी की किताब है जो कि बेस्टसेलर में रही है, वो एक जीवनी है। तो इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। नाम मेरा नवीन है पर स्टेज पे जो है लक्ष्मण नवीन है। तो पहला सवाल लक्ष्मण मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी जो पहली किताब थी तो आपके पीएचडी के ऊपर आधारित थी, लेकिन उसके बाद ये किताब पहली, एक मैं इसको मानता हूँ कि यही आपकी एक तरह से पहली किताब है। पहली किताब का प्रकाशित होना ये कितना कठिन था और किताब आते ही उसका बेस्टसेलर हो जाना और जागरण जैसे प्लेटफॉर्म पर उसको अनाउंस करना, उसकी घोषणा होना, ये सारी फीलिंग किस तरह की है? बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका और हिंदी हैं हम दैनिक जागरण का कि उन्होंने एक अच्छा आयोजन किया है और हिंदी लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इस बात को लेकर के एक उत्सव भी हो सकता है और होना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया इसलिए भी कि जिस विश्वविद्यालय से मुझे बेदखल किया गया उसी में ये आयोजन हो रहा है, तो इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। बहरहाल किताब की बात जो है, किताब में जो बातें कही गई हैं, मेरा मानना है कि बेस्टसेलर होना केवल आंकड़ों के हिसाब से ये केवल बड़ी बात नहीं है कि आपकी किताब कितने लोगों के हाथ में चली गई। उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि आपने ऐसा क्या लिखा जिसे लोग अपनी कहानी की तरह मान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। दैनिक जागरण जो कार्यक्रम आयोजित करता है इसका नाम है हिंदी हैं हम। तो हिंदी भाषा, चूँकि मैं खुद हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ और हूँ भी, हमें याद है कि हिंदी की भाषा में दरबारी साहित्य भी लिखे गए, चारण भाट भी रहे हैं, लेकिन हिंदी अपने मस्तक पर चारण भाटों को कभी नहीं रखी। मुझे लग रहा है हिंदी के सबसे विद्रोही लोग उसके सबसे ज़्यादा पठनीय और आज तक पढ़े जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं अपने प्रिय कवि कबीर को याद करता हूँ। तो कबीर लिखते हैं कि साधो ऐसा जग बोराना, सांच कहे तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। तो किताबें या आप क्या लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपको कोई क्यों पढ़े, आपके लिखे हुए में किसी को क्यों रुचि हो। इस किताब के लिए ये एक ऐसी किताब है जो एकेडमिक डिस्कोर्स पर है। जिस परिसर में हम हैं, इसके दरो दीवार की, यहाँ के हर एक शाख पर फलने वाले फूल पत्तियों की, उसके इर्द गिर्द जो भी कहानी बुनी गई, मुझे लग रहा है उस किताब में ऐसी कोई कहानी थी कि जो भी लोग एकेडमिया से जुड़े रहे, शिक्षा जगत से जुड़े रहे, उसे लेकर चिंतित हैं। उन्होंने ये सोचा कि एक प्रोफेसर अपनी डायरी में क्या लिखता है,
और मेरे लिए भी ये इसलिए पहला अनुभव रहा। इसके विषय पे एक बार बाद में आता हूँ, लेकिन मैं इससे पहले ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि ये बेस्टसेलर के बारे में हम बात कर रहे हैं, प्रकाशित होने का, जब पहली किताब का प्रकाशित होने का अनुभव वो कितना कठिन रहता है, क्योंकि इनमें से बहुत से लोग आगे लेखक बनना चाहते होंगे, तो एक प्रकाशक की खोज आपके लिए कितनी आसान रही? मुझे लग रहा है कि ये सवाल का जवाब मेरे प्रकाशक ज़्यादा बेहतर देते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जिसको तो लोग छापने में दिक्कत नहीं करते। तो एक पक्ष इसका ये है कि आप जो लिख रहे हैं अगर वो ज़रूरी है तो वो कौन प्रकाशित करने की हिम्मत लिख रहा है। कई बार सच लिखने और बोलने की बात, मुझे कवि केदारनाथ सिंह याद आ रहे हैं कि आजकल चुप्पियाँ बढ़ती जा रही हैं, और चुप्पियाँ ऐसी जगह बढ़ती जा रही हैं जहाँ बोलना ज़रूरी था। तो कुछ किताबें उन बातों को कहने की हिम्मत कर रही हैं, तो उन्हें प्रकाशित करने का प्रकाशक भी हिम्मत करता है। तो मेरे प्रकाशक ने ये हिम्मत की। अगर आप लेखक से पूछेंगे कि उनके लिए ये अनुभव कैसा रहा, तो हमारे यहाँ तो हमारे बड़े कवियों ने लिखा, स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा। तो जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं की उसको भी कहा कि वो खुद की खुशी के लिए लिखी गई। इस किताब को भी हमने इसलिए लिखा कि अगर इन विश्वविद्यालयों के सरकारी संस्थान होने का, शिक्षा का, कलम और किताब हर हाथ तक पहुँचे, इस ख्वाब को अगर हम नहीं बचा पाए तो आने वाली पीढ़ियाँ किस रूप में इस किताब को या इस पूरे दौर को याद करेंगी। तो एक किताब होगी जो ये बताएगी कि उसने सच कहा, अपने दौर का सच कहा, उसको लोगों ने पढ़ा और बेस्टसेलर बनी। इसके लिए तो मैं अपने पाठकों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी पाठकों के लिए एक ताली जरूर होनी चाहिए। अरविंद सर, हमने बात शुरू की थी हिंदी के साथ, और हिंदी की जब बात करें तो ये था कि हिंदी का मार्केट है या नहीं है। ये बेस्टसेलर ने साबित किया कि मार्केट है। अंग्रेजी का बोलबाला होता है, आपने जीवनी लिखी है, आपने जिन शायरों के बारे में लिखा, ये सब प्रायः अंग्रेजी में काफ़ी पॉपुलर होते हैं। और किताबें जब आती हैं तो मैंने प्रायः देखा कि पहले एक भाषा में आती है, चाहे हिंदी में आए या अंग्रेजी में, अनुवाद कुछ महीनों के बाद होता है। आपकी किताब जो है लगभग एक साथ ही अंग्रेजी हिंदी दोनों में आई। तो आपका भरोसा जो है हिंदी भाषा और हिंदी के पाठकों पर इतना नहीं था क्या कि हिंदी की किताब ही उतनी पॉपुलर होगी या अंग्रेजी बाद में भी आ सकती थी? ये अंग्रेजी का विरोध नहीं, लेकिन मैं बस समझना चाहता हूँ कि बाजार को, हिंदी और अंग्रेजी के बाजार को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आपका जो सवाल है इसमें अहम बात ये है कि अंग्रेजी के पास से मैं वैसे ही निकला हूँ जैसे लोग अमूमन ब्राउन शुगर या कोकीन बेचने वालों की बगल से निकल जाते हैं। हमारे यहाँ दो तरह के लोग हैं, मतलब हमारी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। एक वो लोग हैं जो हिंदी में सोचते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में ही जीते हैं, और एक वो लोग हैं जो सोचते अंग्रेजी में हैं, लिखते अंग्रेजी में हैं, जीना भी अंग्रेजी में ही चाहते हैं। मेरी जो किताब थी उसको मैंने इस तरह सोचा कि ये दो क्लास में जाना चाहिए। एक हिंदी, जो लोग हिंदी में सोचते हैं, हिंदी में जीते हैं, हिंदी में ही रहते हैं। एक वो कि हैं हिंदी, रहते सोचते सब अंग्रेजी में। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि दोनों तरफ एक साथ पहुंचेगी तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जो ओपिनियन आएगी, जो मेरी मेहनत का नतीजा आएगा, वो मुझे वन साइडेड नहीं होगा। मुझे ऐसा लगेगा कि सब लोग कवर हुए हैं। ठीक है, अब जहाँ तक आपका प्रश्न है तो मैं एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, और ख़ास करके हिंदी हैं हम। देखिए, मेरा एजुकेशन जो है वो सिर्फ 5वीं क्लास तक हुआ है, और मैंने किसी कॉलेज में दाखला, मतलब ज़िंदगी इस हालात में थी कि जब तक फीस नहीं मांगी गई तब तक मैं पढ़ता रहा। जिस दिन फीस मांगी गई तो फिर फीस की व्यवस्था में लगना पड़ा, है ना। तो होता ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमको किस चीज़ के लिए तैयार करता है ये उस सिस्टम को भी पता नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर तरीका यही है कि हम लोग, जो आवाम की भाषा है वो हिंदी है, जो लोगों को समझ में आती है वो हिंदी है,
जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सबसे ज़्यादा हिस्सा लेते हैं वो लोग हिंदी में सोचते समझते और रहते हैं, तो हमको हमेशा प्राथमिकता हिंदी को ही देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अंग्रेजी में जो सोचते समझते हैं वो लोग अलग तरह के हैं, मगर वो एक अलग दुनिया बना रहे हैं। उनकी समस्याएं, उनका नज़रिया, उनकी देखने की दृष्टि अलग तरह की है। अब जैसे मेरे जो बेटा है वो सिंधिया स्कूल में पढ़ा है, तो उसके पास ये जानकारी मुझे देने में ज़रा मुश्किल होती है कि कबीर, तुलसी, गुरु नानक, वो शायद मेरे दबाव में, कुछ मेरे प्रभाव में उन तक पहुंच गया है। मगर BMW, मर्सिडीज़ और उनके नए मॉडल की जानकारी उसके पास ज़्यादा आसानी से उपलब्ध है। तो ये असल में है ये कि हम कहीं ना कहीं जब अंग्रेजी की तरफ जाते हैं तो जो पीछे छोड़ देते हैं वो हमारे जीने और समझने की जो क्षमता है उसको हम कम करते हैं और एक अलग दुनिया में प्रवेश करते हैं। जब बात बेस्ट सेलर की हो तो बेस्ट सेलर मतलब जो किताबें सबसे ज़्यादा बिक रही हैं, और जब किताबें बिक रही हैं मतलब कमर्शियल। और सत्य व्यास जो है हमारे समय के सक्सेसफुल कमर्शियल राइटर हैं। ग्रहण देखी है किसी ने? ग्रहण सीरीज देखी है आप लोगों ने? सत्य के उपन्यास 84 के ऊपर बनी। तो हम सब राइटर्स का एक सपना होता है कि यार हमारी किताब के ऊपर जो है फिल्म बने, किताब बेस्टसेलर हो, लगातार आती रहे। सत्य की किताब लगातार बेस्टसेलर होती रही, सीरीज भी बनी, इनकी किताबों के राइट्स बिकते रहे। सत्य जब लगातार किताब बेस्टसेलर आती है तो एक प्रेशर लगातार होना शुरू होता है। और मैं सवाल आपसे पूछूं से पहले मैं बताऊं कि जब मेरी दूसरी उपन्यास मेरा आने वाला था तो जिस दिन वो प्रकाशित हुआ मैं नर्वस ब्रेकडाउन हो गया मुझे कि ये किताब कैसे जाएगी। अब सत्य की हर साल किताब आ रही है और मुझे लगता है कि सत्य इस चीज़ को कैसे झेलते होंगे। तो ये जो क्रिएटिविटी एक एंगल है जहाँ पर कि आपको पाठकों को आपकी किताब हर बार पसंद आए, एक ये प्रेशर अपने दिमाग पर है क्योंकि आप लगातार बेस्टसेलर राइटर हैं। तो एक तो मार्केट की डिमांड है कमर्शियल सक्सेस होना, और दूसरा है कि एक आपका क्रिएटिव साइड है। तो ये जो बैलेंसिंग एक्ट है, ये बैलेंसिंग एक्ट इसके बीच में कैसे हो पा रहा है? बहुत बढ़िया सवाल है आपका नवीन। मुझे लगा था कि वो वाला सवाल जो था ना इंग्लिश हिंदी वाला, उसका जवाब मैं ज़्यादा अच्छा देता, तैयार करके रखा था उसके लिए। बट एनीवेज, अच्छा पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, क्योंकि हिंदी के लेखकों को ना इतनी जैम पैक्ड हॉल देखने की आदत नहीं होती। तो अपने लिए आप लोग एक बार तालियां बजाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए कुछ चीज़ें जो है ना वो हम कहते हैं ना कि वो ईश्वर लिखता है, वो वाली बात है। मैं आपको जो आपका सवाल रहा कि वो जो प्रेशर की बात है, तो प्रेशर तो मुझ पे सबसे ज़्यादा उस आदमी ने बनाया जो मेरे सीधे सामने बैठा हुआ है। अनंत विजय नाम है उनका। उनको ध्यान नहीं होगा, मैं आपको बता दूं 4 साल पहले जागरण का ही कोई कार्यक्रम था जिसमें इन्होंने यहीं से बैठ के मुझसे सवाल किया कि आप लोग कॉलेज से कब निकलेंगे। ठीक है, ये 2 किताबें आई थी मेरी और दोनों कॉलेज बेस्ड थी। वो उनका जो सवाल था ना वो मेरे जहन पे इस तरह गया कि कितना सही सवाल है कि कॉलेज लाइफ से मैं निकला था और हम सबों के पास, आप सबों के पास ऐसी एक कहानी होगी ज़रूर जिसे आपको लगता होगा बड़ी यूनिक कहानी और इस पे तो नॉवल आना चाहिए, उपन्यास आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आपकी कहानी यूनिक ही है क्योंकि वो आपकी कहानी है, वो किसी और ने ना पढ़ी है ना देखी है। सवाल ये है कि आप उस घेरे से कैसे निकलते हैं। अगर आप लेखक हैं तो आपके पास वैरायटी ऑफ स्टोरीज होनी चाहिए, आपके पास और अलग अलग कहानियाँ होनी चाहिए। इस बात ने मुझे इस सवाल ने मुझे बहुत मुतासिर किया था और उसके बाद फिर मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि मैं कितने तरह की चीज़ें लिख सकता हूँ। जैसे मैं आपको बताऊँ कि उस 2 किताब के बाद मेरी तीसरी किताब 84 आई थी, जहाँ मुझे ये समझ अपने ऊपर डाला मैंने कि मैं क्या इस तरह की राइटिंग भी कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं जब 84 के एडेप्टेशन के लिए जब मैं मुंबई में था तो किसी प्रोडक्शन हाउस ने मुझसे कहा कि सत्या जी हॉरर कॉमेडी जो है ना वो बनाई तो जा सकती है, लिखी नहीं जा सकती। तो फिर वही वाली बात फिर एक बार ध्यान में आई कि आप किसी भी लेखक से ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये किया नहीं जा सकता। प्रयास तो किया ही जा सकता है, प्रयास हम बिल्कुल कर। तो उस तरह से मैंने उफ कोलकाता लिखी और बाकी फिर चीज़ें होती गई। आपके सवाल पे आते हैं, जो आपका सवाल था कि क्या कमर्शियल सक्सेस का एक प्रेशर होता है। बिल्कुल होता है। ये कोई भी ये कहे ना कि कोई भी लेखक जो कि जिसे आप कोट अनकोट में सफल कहते हैं, अगर वो ये कहे कि मुझे कमर्शियल सक्सेस का
प्रेशर नहीं होता तो वो सही बात नहीं कहता, वो कुछ ना कुछ छुपा रहा है। आपके ऊपर हमेशा इस बात का प्रेशर तो रहता ही है कि मेरे पाठक क्या चाह रहे हैं, क्योंकि मैं ये दोबारा कहूँगा कि हम कुछ उन लेखकों में से हैं, या हम उन लेखकों में से हैं जिसने ये कभी प्रयास नहीं किया कि हमारी किताबें ना आप तक बिना मूल्य के पहुँचें। हमने हमेशा कहा कि आप जो है ना हमारी किताबें पढ़ें, अगर खरीद कर पढ़ें, और आपने वो किया, ठीक है ना। तो जब आप किसी चीज़ को पे अपना पैसा लगा रहे हैं तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं देखूं कि आपको उसका उचित मूल्य मिल रहा है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि आप जब पढ़ें तो आपको लगे कि हाँ आपने कुछ अच्छा पढ़ा, या आपने कुछ अच्छा अब समय बिताया ज्ञान के साथ साथ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सारी किताबों में कुछ ना कुछ ऐसा रहता है जो आप लेके जाते हैं। तो नवीन, ये जरूर साथ में प्रेशर रहता है, लेकिन वो प्रेशर पाठकों का ही रहता है, और वो बहुत अच्छा, मतलब क्या कहेंगे आप उसे, कि पॉजिटिव प्रेशर है जो मुझे लगता है सारे लेखकों को लेना चाहिए। स्वान सुखाए वाली बात बहुत अच्छी है, मुझे लगता है कि वो होना ही चाहिए, लेकिन मेरे जैसे लेखकों के लिए स्वान सुखाए जो है ना उम्र के आखिरी मरहले पे आना चाहिए जब मैं हम अपनी बायोग्राफी लिखूं। जी, बात आपने बायोग्राफी की और प्रेशर की बात की, तो प्रेशर की बात पे अरविंद सर की किताब जादूनामा आपको बाहर मिलेगी, जावेद अख्तर जी की जीवनी है। साहिर पर आपने काम किया है, जानिसार अख्तर पर भी आपने काम किया। आप उस परिवार के बहुत करीबी रहे, आप उनको जानते हैं। जब आप एक जीवनी लिखते हैं तो आप किसी व्यक्ति को जब जानते हैं तो एक तो आप उसके लिए बायस हो जाते हैं। सबसे पहला तो ये होता है कि बायस हो जाते हैं। दूसरा, जब आपका परिचय इतना लंबा है उनके साथ, तो उस परिचय में उनके नकारात्मक पक्षों को प्रेजेंट करना कठिन काम है। तीसरा, बायोग्राफी, चूंकि ऑथराइज्ड बायोग्राफी उन्होंने खुद आपको बताया है, तो हर आदमी अच्छी बातें बताएगा। आप मुझसे पूछिएगा तो मैं आपको कभी जो गुफअप मैंने किए वो तो नहीं बताऊंगा, अच्छी बातें सब बताऊंगा। ऐसे में आपका रिसर्च करना, तो ये जो 3 चीज़ें हैं कि आपका बायस ना होना, आपका रिसर्च करना इस विषय पर, और जो पाठकों को जो चाहिए वो सही चीज़ सही रूप में जीवनी में लेके आना, ये कैसे होता है? देखिए, आपका जो पहला सवाल है उसका जवाब ये है कि मैंने इस किताब की जो भूमिका लिखी है उसमें ये लिखा है कि जावेद अख्तर साहब की ज़िंदगी में टाइमिंग का बड़ा कमाल है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ही अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल किया, उन्होंने ही भूख देखी, उन्होंने ही तकलीफ़ उठाई, उन्होंने ये सब किया, मगर उनको जो मिलना चाहिए था वो सही टाइम पे मिला। तो आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि मैंने बायस होके सोचा या लिखा। मैंने ये भी माना कि उनकी कामयाबी में उनकी टाइमिंग का भी कमाल है। ये तभी कर सकते हो आप जब आप नकारात्मक और सकारात्मक दोनों दृष्टि से आदमी का व्यक्तित्व देख सकते हैं। नंबर 1 होता ये है कि जिंदगी में जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम जब अपने पिता की कल्पना करते हैं तो उसको इतना ग्रेट मान लेते हैं कि उसकी हर अदा पे हम जान देने लगते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। वो भी आदमी होता है, उसमें भी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, कमियाँ सब होती है ना। उसके बावजूद भी हम एक ओरा क्रिएट करते हैं। ठीक, मेरी जो किताब है वो जावेद अख्तर पर लोगों की ओपिनियन, लोगों से बात, जैसे मैंने अगर जोया अख्तर से बात की तो उनसे मेरा सवाल था कि भाई आपके फादर का जब तलाक हुआ आपकी मदर के साथ तो आपकी फीलिंग्स क्या थी, जब आप एडल्ट हुई तो फिर क्या सोचने लगी, जब आप एक मैच्योर पर्सन हुई तो आप क्या सोचने लगी। तो अगर पाठकों तक आपको सही चीज़ पहुंचाना है तो आपको स्वयं भी आत्ममुग्ध नहीं होना चाहिए और आपको प्रयास करना चाहिए कि आप जिसके बारे में लिख रहे हो उस पर भी मुक्त न हो। ठीक, मगर जीवनी या इस तरह की जो किताबें लिखी जाती हैं उसका उद्देश्य ये होता है कि उनके व्यक्तित्व का जो उजला पक्ष है वो लोगों तक पहुँचे। तो फोकस और जोर उसी पे होता है। अब जब आप लोगों से बात करते हो, चीज़ों को समझते हो, तो आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है जो आदमी की बहुत व्यक्तिगत होती है या उनके काम को लेके होती है। और
कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि इससे बहुत समाज का कोई लेना देना नहीं है, तो आप उसको इग्नोर कर देते हो, अनदेखा कर देते हो। असल में होता ये है नवीन भाई कि जब हम किसी आदमी से कनेक्ट होते हैं तो हम क्यों उससे कनेक्ट होते हैं वो हमारे लिए समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। जावेद अख्तर साहब की और मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बिल्कुल एक जैसा है। हम लोगों को भूख दिखाई देती थी, लगती नहीं थी, है ना। तो जब आप उस सिमिलरिटी के साथ कनेक्ट होते हैं तो फिर एक अलग तरह की आपके बीच बातचीत होती है और एक दूसरे के संघर्ष को, तकलीफ़ को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जावेद साहब से जो मेरा परिचय हुआ उसका कारण भी यही था कि मैं ये मानता था कि जो मुश्किलें मेरी ज़िंदगी में रही है वो सिर्फ मेरी ज़िंदगी में ही रही है, दूसरे की ज़िंदगी में तो हुई नहीं है। फिर मैंने तर्कश पढ़ी तो मुझे लगा कि अरे इनकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है। दूसरा ये है कि आप जब किसी भी जीवनी पे काम करते हो तो असल में जो उसका सामाजिक संदर्भ है, उस व्यक्ति ने समाज को क्या डिलीवर किया है, वो ज़्यादा फोकस में रहना चाहिए, मेरा ये मानना है, ठीक। मगर होता ये है कि अब सोशल मीडिया की दुनिया है, इस पे कभी बात नहीं होती है कि जावेद अख्तर ये कहते हैं कि राम हमारे पुरखे हैं। वो संकट मोचन मंदिर में ये कहते हैं कि आप सब बदल सकते हो मगर राम और कृष्ण से मेरा जो रिलेशन है उसको नहीं बदल सकते हो, ठीक। वो यदि राज्यसभा में ये कहते हैं कि वंदे मातरम कहने से हमको कोई नहीं रोक सकता है, तो उसका आप जिक्र नहीं करते हो। आपको जिक्र उन चीज़ों का किया जाता है जो उनके नाम के कारण नेगेटिव हो गई, जबकि वो तो नास्तिक आदमी है। वो अगर जावेद अख्तर न होते, जगदीश होते तो भी इसी तरह होते, ठीक है। तो सबसे अहम बात यह है कि वो सारे पक्ष भी हमने इस किताब में कवर किए हैं और उनका पूरा एक भाषण है इस बात पे कि जो हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत है उसके हम साझीदार हैं और उसको स्वीकार करना चाहिए। मगर ये है कि अब मीडिया की दुनिया है, इसमें इस तरह की बातें नहीं आती है और न उस पर सवाल होते हैं, दोनों ही बातें हैं। इस पे सवाल भी होना चाहिए और जवाब भी मांगना चाहिए। तो मैंने उनके ओवरऑल जीवन को किया है कवर और उसमें वो सारे पहलू हैं। अब आपने जो एक बात कही कि नकारात्मक, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जब आप समाज के संदर्भ में चीज़ों को रखते हो तो बहुत सारी चीज़ें अनदेखी हो जाती हैं, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम ये मानते हैं कि हमारे पिताजी बहुत महान हैं, वो बहुत ग्रेट हैं, उन्होंने कोई जीवन में गलती नहीं की है, वो कभी कोई गलती कर ही नहीं सकते हैं और उनकी हर अदा पे जान देना हमारा फर्ज है। मैं इस तरह न देखता हूँ न सोचता हूँ। मेरा पिता मेरी तरह आम आदमी है, उसने बहुत सारी गलतियाँ की है और उन गलतियों पे हमने डिस्कस भी किया और उन्होंने स्वीकार भी की। वाह, बहुत ही सुंदर बात आपने कही कि पिता आम इंसान है, हम लोग उनको भगवान मानते हैं, लेकिन भगवान भी है, वो हम लोगों को जीवन उन्होंने दे दिया है। देखिए वो फिर इसमें नवीन जी जरा बात आगे तक चली जाएगी, तो फिर आज मैं नहीं, उसमें एक सुधार कर लीजिए आप। भगवान भी आम आदमी है। अगर हम रामायण भी देखते हैं तो वो भी हमारी तरह है, उसने भी उसी तरह सोचा है जैसा हम सोचते हैं। तो ठीक है, पिता होना एक बायोलॉजिकल मसला है, बाकी वो भी इंसान है और हम भी इंसान हैं और हमको उस रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहिए। बनिस्बत उसको हम जो है वो आरती उतारने लगे उसकी और वो हमको कहने लगे आप बहुत अच्छे बेटे हो, ये बंद करना चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए। ये तो हम दूसरों की जिंदगी की आज़ादी छीन लेते हैं। बिल्कुल जी। पिता को हम लोग अक्सर पिता होने के बाद समझने लगते हैं और पिताजी कई बार बड़े इंटरेस्टिंग भी हो जाते हैं। मैं और सत्य अभी बात कर रहे थे, मैं पहले बाल बड़े रखता था, सत्य ने कहा हेयर स्टाइल चेंज कर दी। मैंने कहा पिताजी ने मुझे नहीं टोका, मेरे बेटे को कहते हैं कि बाप तो सुनता नहीं है, तुम तो बाल कटवा लो। सत्य को पिताजी ने 2.5 रुपये दिए कि जाओ बाल कटवा के आओ। तो ये हो रहा है। लक्ष्मण जी, कहानी की बात हो रही थी, कहानी में हर आदमी
उन्होंने तो दूसरे की कहानी लिखी जिसके प्रति बायस है, आपने अपनी लिखी। हर आदमी अपनी कहानी का हीरो होता है। उनके पास फिर भी एक अपॉर्चुनिटी है नकारात्मक पक्ष को या एक बैलेंस व्यू को देखना। हम जब भी जो करते हैं, मुझे बचपन से अधिकतर चीज़ें मेरी हमेशा लगती है मैंने ठीक की। आप जब अपनी कथा लिखते हैं तो आप उस कथा के हीरो खुद हैं। आप अपने आप को कितना एनालाइज उसमें कर पाते हैं कि हाँ मैं सही, अपने आप को सही रूप में प्रस्तुत कर पाऊँगा। निश्चित रूप से ये एक लेखक के तौर पर अगर कोई ये कहे कि नहीं उसने अपनी ही कहानी में खुद को इस रूप में पेश किया है जिसमें वो बिल्कुल बायस्ड नहीं है, तो ये उचित नहीं है। मेरे पास एक छूट थी कि जिस शैली में मैं लिख रहा हूँ वो कमोबेश एक आत्मकथात्मक डायरी है। डायरी इसलिए क्योंकि सिलसिलेवार किस्से कहे गए हैं। आत्मकथात्मक इसलिए कि आपने अपनी निगाह से जो देखा, जो आपको महसूस हुआ, वो आपने लिखा। अब मेरा मानना ये है कि अब हम लोग बैठे हैं बेस्ट सेलर के मंच पर, तो ज़्यादा बिक गई किताब, ज़्यादा लोगों ने पढ़ा, खरीदा, ये उसका एक पक्ष है। मेरा मानना है, और ये ज़रूरी पक्ष है। अब इससे लोगों के बीच ये बात जाती है कि आज की जनरेशन केवल रील्स नहीं देख रही। अगर आप उसके मन की कोई बात कहेंगे, मन की बात कही जाए तो भी वो सुनेंगे, पढ़ेंगे। तो मेरे पास ये छूट थी ये शैली में बात कहने की कि आपने एक प्रोफेसर रहते लगभग 14 साल और उसके पहले किसी विश्वविद्यालय में, किसी स्कूल में जाते, जो जिंदगी जी है उसे जब आप लिख रहे हैं तो वो कितनी सच लगे, वो बनावटी न लगे। और जिनके लिए आप कह रहे हैं वो लोग भी तो इसी समाज में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर आप कुछ भी ऐसा कहते जो वास्तविक नहीं होता तो मुझे लग रहा है कि लोग इतना पढ़ते नहीं और या उस पर उसकी आपत्ति करते कि नहीं ऐसा तो होता नहीं। हमारे यहाँ तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर है। अभी बात हो रही थी कि भगवान भी आदमी है। हम तो ऐसे दौर में हैं जहाँ आदमी दावा कर रहा है कि वो भगवान है। तो ये ऐसे वक्त में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के वक्त में कोई भी बात अगर आप लिख रहे हैं और वो बात लोगों तक पहुंच रही है, उसे लोग पढ़ रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, इसकी छूट मेरी शैली ने मुझे दी। दूसरी बात ये कि अभी ये बात हो रही थी कि भाई आप जब लिखते हैं तो क्या सोच कर लिख रहे हैं। इस किताब के लिए मेरा कहना यह है कि हमने तो केवल यह सोच कर लिखा कि जो कोई नहीं कह रहा है वह भी तो कोई कहे। बाकी बिकने के लिए, बिकने का एक दबाव होता है, और वो भी आप उस व्यक्ति से बात करें जो प्रोफेसर था और प्रोफेसर नहीं बेरोजगार है, तो उसके लिए तो आर्थिक पक्ष भी एक पक्ष होता है, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं जब अभी बात कर रहा था हिंदी की या साहित्य की, हमारे हजारों साल के इतिहास में नवीन जी जाने कितने दौर आए और चले गए। आज भी बिना अपना प्रचार किए कि अमेज़न पे या फेसबुक पर, फ्लिपकार्ट पर मेरी किताब का लिंक ये है, लोग आज भी कबीर को खोजकर पढ़ते हैं। निराला जो लिखते थे और लिखने के समय उनके पास कोई भी पूंजी नहीं थी, अभावों में रह गए, और वो लिखते हैं कि भेद कुल खुल जाए वो सूरत हमारे दिल में है, और देश को मिल जाए जो पूंजी तुम्हारे मिल में है। तो निराला बिकने के लिए नहीं, निराला ने जो लिखा, या प्रेमचंद का पूरा जीवन हम लोग देखते हैं अभावों में ही गुजरा, और उसके बावजूद आज भी हम प्रेमचंद को पढ़ते सुनते। और अगर हम लोग तो अभी एक दौर के बेस्ट सेलर हैं, जो हजारों साल के इतिहास में बेस्ट सेलर लोग हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। उनके ऊपर बाजार का दबाव नहीं था, पाठक का दबाव नहीं था। मेरा कहना यह है कि भाषा एक जरिया है। ज़रूरत इस बात की पड़ताल करने की है कि जो आप कह रहे हैं वो किसके पक्ष में खड़े होकर कह रहे हैं और कौन सा सच कह रहे हैं। मैं जो एक प्रोफेसर की डायरी में लिख रहा हूं, मेरी भाषा भोजपुरी है, शिक्षा की बात है, कलम और किताब की बात है, और दोनों कहानियां मेरी किताब में हैं। कलम और किताब कैसे खेत खलिहान से पत्थर तोड़ने वाले एक मजदूर के घर से
किसी गरीब कमजोर के घर से किसी बेटे या बेटी को उठाकर उस कलम और किताब के जरिए कहां तक पहुंचा देती है। और वही कलम और किताब की अहमियत के साथ यह भी ये किताब बताती है कि वो कलम और किताब बेची जा रही है। ये दोनों किस्से हैं। अब जैसे इसके लिए भाषा एक जरिया है, मैं उसी को बताऊं, पिछले दिनों एक गाना बड़ा वायरल हुआ, मैं भोजपुरी इलाके का हूं, तो उसमें 4 लाइन का एक गीत है कि नून तेल खा के भले जिंदगी बीतैया, अपने ना पढ़ला बाकी बचवन के पढ़ैया, और पढ़ लिख के ही केहू बनल महान बा, पढ़ा लिखा भैया कलमिये में जान बा। अब कहना केवल यही है, भाषा बदल जाए, लेकिन अगर आप अपने समाज को ये बात कह सकते हैं कि कलम और किताब खतरे में है और उसे बचाया जाना चाहिए, और इस बात को लोग पढ़ रहे हैं, हजारों की तादाद में पढ़ रहे हैं, तो ये भाषा के लिहाज से भी बेहतर है, किताबों की दुनिया के लिहाज से बेहतर है, और किसी भी लेखक का मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी पूंजी है कि आप जो कहना चाह रहे हैं बेरोक टोक आप ये बात कह ले रहे हैं कि हाँ, प्रोफेसर की डायरी इसलिए पढ़ी जा रही है जो किसी भी लेखक को प्रेरित करेगी। तो आपके सवाल का जवाब केवल इतना ही कि मेरे लिए छूट थी कि मैं अपनी नज़र से चूँकि दुनिया देख रहा हूँ, तो वो एक शेर है ना कि अपने चेहरे से जो जाहिर है छिपाएं कैसे, और तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। तो जो हमें लगा वो हमने लिखा। सत्य, बात पढ़ने पढ़ाने की हो रही है और हिंदी विभाग के एक अध्यापक से बात हो रही है, तो आपसे सवाल पूछता हूँ। उससे पहले एक घटना बताता हूँ। मेरा उपन्यास के लिए हम लोग जाते रहते हैं, अलग अलग शहरों में जाते हैं, हम लोग पोस्ट डालते हैं कि भैया कोई मिलने वाला हो तो मिलने आ जाए ताकि हमें अच्छा लगे। तो ऐसे ही प्रायः युवा ही, और मेरे और सत्य के साथ तो अक्सर ही होता है, लक्ष्मण के साथ यही हो रहा होगा, युवा ज़्यादा आते हैं। तो कानपुर में ऐसे ही मिलने के लिए कई युवा आए, उसमें से एक युवती थी, उसने साइन वाइन लिया, और फिर हम देखते हैं कि यार ये सेल्फी लेगा कि नहीं लेगा, अच्छा लगता है ना सत्य, अच्छा तो लगता है यार। तो उन्होंने सेल्फी ली और मैंने कहा कि यार सेल्फी लेने के बाद टैग कर देना जरा मुझे फेसबुक पे। तो उसने जवाब ये दिया कि सर ये फ़ोटो सिर्फ मेरे लिए है, हम इसको फेसबुक पे नहीं डालेंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, थोड़ा मुझे बुरा लगा कि यार फेसबुक पर जाता तो थोड़ी मेरी मार्केटिंग होती, लेकिन वो फेसबुक पे क्यों नहीं डालेंगे उसका कारण उन्होंने ये बताया। वो हिंदी विभाग से PhD कर रही थी। उसने कहा कि मेरे जो प्रोफेसर हैं वो नाराज़ हो जाएंगे कि तुम ये नए राइटर्स से क्यों बात करती हो, नए राइटर्स को क्यों पढ़ती हो। उनकी ये नाराज़गी थी कि आप नया मत पढ़िए, जो हम कह रहे हैं वही पढ़िए। सत्य, ये आरोप जो है ना पूरा आप पे, हम पे, देव पे, हम सब पे लगा है कि हम लोग जो है हिंदी साहित्य को ख़राब कर रहे हैं। जितना पुरानी पीढ़ी है ना, ये हम लोगों के ऊपर बहुत ही आरोप लगा रही है, और चूँकि आज मुझे जवाब नहीं देना है तो मुझे पूछने में अच्छा लग रहा है ये। आपको क्या लग रहा है कि साहित्य की, जो हिंदी साहित्य की एक समृद्ध धरोहर है, उसको ये जो पूरी नई पीढ़ी आई है जिसने पाठकों को दोबारा जोड़ा है, अब मैं ये मानता हूँ कि हमने नए पाठकों को काफ़ी जोड़ा है, लेकिन हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में इस पूरी नई पीढ़ी का क्या योगदान है? पहले तो ये बताऊं तुम्हारी बात से कि यार आरोप क्या क्या लगते रहते हैं। तो दो एक जो तुमने सवाल किया ना, उसमें मुझे एक आध आरोप याद आ गया। उसमें एक तो मेरे पास वॉइस नोट्स आया, एक प्रिंसिपल थी शाहजहाँपुर की, उसने कहा कि कलम उठाने से पहले तुम्हें मर जाना चाहिए था। ठीक है, तो मेरी समझ में नहीं आया, मैंने कहा कि आप पूरी बात बताएं, तो उन्होंने पूरी बात बताई। ठीक है, तो मैंने कहा इसमें दिक्कत क्या है, तो उन्होंने कहा कि इसमें दिक्कत ये है कि तुम्हारी किताबें जो है ना लड़के क्लासरूम में लेके बैठते हैं और क्या कहते हैं वो क्लास के लेक्चर पे ध्यान नहीं देते। तो मैंने कहा इसके लिए मुझे मर जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तुम्हारी कहानी पढ़ी, उसमें मुझे लगता है कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जो क्लास में जो स्टूडेंट्स पढ़ें। मैंने कहा मुझे नहीं लगता ऐसा मैंने कुछ लिखा हो, बट बहरहाल ऐसी बहुत सारी बातें हुआ, जैसे तुमने बताया ना, बहुत सारी बातें हुआ करती हैं कि चीज़ें बनी बिगड़ी। देखो ये शुरुआत से रहा नवीन, मैं तुम्हें दो एक एग्जांपल दूं। शुरुआती दिनों में तो उग्र साहब थे और उन्हीं के समकालीन लेखक थे कुशवाहा कांत। तो एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा। वो तो दोनों रहा करते थे, दोनों आसपास ही दोनों का घर था बनारस में। तो उग्र साहब पान खाया करते थे, बनारस में रह के आदमी पान नहीं खाया, तो फिर वो जब भी कुशवाहा कांत के घर के पास से निकले ना, तो कुशवाहा कांत के घर के जस्ट बाहर ना वो पीक उगल दें। लोगों ने पूछा कि यहीं आके क्यों पीक उगलते हैं, उन्होंने कहा कि इसकी राइटिंग ऐसी ही है। ठीक है। और कुशवाहा कांत की असमय मृत्यु हुई और फिर
उग्र जी ने उनके ऊपर एक पूरा संस्मरण लिखा, और मैं आपको बताऊं कि वो पहले लेखक हुए जिनके, मैं लोकप्रिय लेखन में बताऊं, जिनके लेखन को नाम दिया गया, वो नाम भी उग्र जी ने दिया कांत साहित्य के नाम से। उन्होंने कहा कि ये इसने पूरा का पूरा एक अलग साहित्य लिखा है जिसे कांत साहित्य कहा जाना चाहिए। ये चीज़ें हमेशा से रही हैं। मैं आप लोगों को कहूँगा कि इंटरनेट पे भी अवेलेबल हो है अगर, अच्छा ये उग्र कहा क्यों करते थे उस पर भी आप आएँ। उन्हें लगता था कि कुशवाहा कांत ना बड़ी चलताऊ हिंदी लिखता है। मैं आप सबों से कहूँगा, इंटरनेट पे अवेलेबल है, आपको कुशवाहा कांत की कोई भी किताब मिले आप पढ़ के देखें। मैं ये बात कह रहा हूँ 1931, 32, 40 के आसपास की। आप जब कुशवाहा कांत की हिंदी पढ़ेंगे ना तो आपको वो आज की दृष्टि से इतनी क्लिष्ट लगेगी हिंदी कि आपको लगेगा कि ये मेरी समझ में नहीं आ रही है। लेकिन तब आप समझें कि तब जो वो मतलब जिस बारे में आलोचना होती थी वो कैसी हिंदी लिखा करते हो। होता क्या है ना, समय के साथ जो है हमारी भाषा में भी बदलाव आता है। हमारा प्रयास यही रहा हमेशा से कि जो भाषा हम पढ़ते आए हैं उसमें आपको आपकी कहानी दे। मैं बार बार कोट करता हूँ, वो दुष्यंत का एक शेर है ना कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। तो मेरा प्रयास हमेशा ये रहा था कि हम सबों का प्रयास हमेशा ये रहा था कि हम कम से कम बात वो लिखें जो जिसके लिए आपको समझ में दिक्कत नहीं आए। ये क्यों लिखा था, इसका प्रभाव क्या था, मैं आपको बताऊं। मैं ये बात बता भी रहा था कि 10 साल पहले जो मैंने किताब लिखी थी, उस किताब का पाठक आज जब पढ़ता है ना तो वो कहता है कि सर आपको फलाना लेखक को पढ़ना चाहिए। क्यों कहता है वो ये बात? वो इसलिए कहता है कि दरअसल हमारी किताबें जो हैं वो सीढ़ियाँ थी, जीना था, जिससे चढ़ते हुए आप जो है ना हिंदी की तरफ झुके, आप हिंदी की तरफ आए। तब जो है वो जो पाठक थे, जो 11वीं 12वीं का लड़का था, 10 साल बीते तो अब तो वो कहीं लेक्चरार होगा, प्रोफेसर होगा हिंदी में, अगर हिंदी से ही अगर उसने वो किया हो तो होता क्या है कि उसने ना फिर वो उस सीढ़ी से पढ़ के वो उस हिंदी तक गया जहाँ ले जाना हमारा मकसद था। तो हमने दरअसल काम ये किया है कि एक पारिस्थितिकी बनाने का, एक इकोसिस्टम बनाने का, जिससे आप हिंदी की तरफ झुकें। और उसका एक जो मैं कहूँ कि एक सफल प्रयोग देखने को भी मिला। आज हम सबों के पास एक कम से कम इतना बड़ा पाठकों का इकोसिस्टम तो है ही है, जहाँ एक आप में से कोई लेखक बनने का सपना देख सकता है, क्योंकि अब वो सपना नहीं है। आप यही सवाल अगर हम सबों से या नवीन 3-4 साल पहले पूछा जाता और ये पूछा जाता है कि क्या हम एज ए राइटर अपना करियर देख सकते हैं, तो मैंने ही कहा है कि नहीं, अभी वो समय नहीं आया। आज मैं आपको कहता हूँ वो समय आ गया है। अगर आप इसमें अपना करियर देखते हैं तो बेशक देखिए। शुक्रिया। क्योंकि एक बेरोजगार लेखक मैं भी हूँ जो कमा रहा है। जीवन की कई बातें, सत्य की बातों से सर अरविंद सर मैं उस पर आता हूँ। आपने कहा कि शिक्षा कम रही। आपके किताब का जब जादूनामा का बैक फ्लैप पे देखते हैं तो आपके आरंभिक जीवन का कष्ट दिखता है, फुटपाथ पे रहे, और उसके बाद आप यहाँ तक की जो ये यात्रा है, पढ़ना लिखना, एक किताबें लिखना, उसका बेस्टसेलर भी होना, तो ये पूरी यात्रा आपकी कैसे रही? थोड़ा सा इसके बारे में भी मैं जानना चाहूँगा। देखिए साहब, कुछ यात्राएं होती नहीं है, करना पड़ती हैं। असल में मेरे पिताजी को पार्किंसन हो गया था, तो अब उसकी वजह से घर पूरा अभाव में आ गया था, बहुत दिक्कत थी। थोड़े जिद्दी किस्म के आदमी थे वो। जब इलाज वगैरह पे बहुत खर्च होने लगा, समस्याएं हो गई, तो उन्होंने घर छोड़ दिया। अब जब घर छोड़ दिया तो हम भी बेघर हो गए। फिर वहाँ से ज़िंदगी शुरू हुई। पर हमेशा जो शब्द हैं उसने मुझे बड़ी ताकत दी, क्योंकि जब आपके पास बाहर सहानुभूति देने वाले ना हो, हौसला देने वाले ना हो, तो आप कहीं ना कहीं वो तलाश कर लेते हैं। तो मैंने वो पढ़ने लिखने में वो तलाश कर लिया। तो मैं लाइब्रेरी जाता था, पढ़ता था, और चूँकि हिंदी लिखना पढ़ना सीख ली थी तो उससे मुझे एक हौसला मिलता था। कभी कभी तो मैं उनके नायकों की तरह अपनी ज़िंदगी भी देखता था। जैसे
आप एक ज़माने में, अब तो आज की जनरेशन को शायद पता नहीं होगा कि वो विल्स सिगरेट का एक विज्ञापन हुआ करता था। जिस कॉन्फिडेंस से वो आदमी सिगरेट पीता था, तो जब थोड़े से पैसे आए तो मैं उसी आत्मविश्वास के साथ सिगरेट पीता था कि एक दिन मैं भी इसी तरह हो जाऊंगा। तो वहाँ से ज़िंदगी शुरू हुई और सब काम करते करते मुझे एक अखबार में नौकरी मिल गई। वो नौकरी बड़ी अजीबोगरीब थी। उनके मालिक से मैं जाके मिला तो मैंने उनसे कहा कि साहब मैं कुछ लिखने पढ़ने का मुझे शौक़ है और मैं पत्र संपादक के नाम उसमें भेजा करता था और मैं चाहता हूँ कि आपके यहाँ में कुछ। तो उन्होंने कहा भाई एक तो हम कोई सैलरी वैलरी देंगे नहीं, आप नौकरी पे रखेंगे, कोई सैलरी नहीं देंगे, काम जो आप करोगे उसका पैसा मिलेगा। दूसरा ये कि आप कहीं भी हमारा नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि अभी आपका कोई ठौर ठिकाना ही नहीं है, कल को मालूम चला कुछ नई समस्या हो गई। बहरहाल पर उन्होंने जो एक प्लेटफार्म दिया उससे मेरी यात्रा शुरू हुई और फिर मैंने इंदौर छोड़ के मैं भोपाल आ गया। वहाँ मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर के लिए काम किया और शायद कोशिश की कि अच्छा हो जाए, मगर उसमें भी एक मुकाम ये आया जब मुझे लगा कि जो मेरी सैलरी है उससे अब ज़िंदगी चलने वाली नहीं है और मैंने डिसाइड किया कि उसको, इस काम को छोड़ के कुछ किया जाए। तो हमारे एक मित्र थे, वो हमारे ही जो पैतृक गांव था वहाँ के रहने वाले थे, तो उन्होंने कुछ मेरी मदद की और हम जो है वो प्रॉपर्टी ब्रोकरशिप का काम वो करते थे। थोड़ा उनका जमाया काम था, उन्होंने कुछ मेरा साथ दिया और फिर हमने वो यात्रा शुरू की। मगर लिखने पढ़ने को मैंने उसके बावजूद भी निरंतर जारी रखा और उसके परिणाम एक चीज़ अगर मैं जोड़ूं कि ये बेस्ट सेलर होने के बाद जब आपने लिखना पढ़ना शुरू किया तो बेस्ट सेलर होने के बाद चूंकि ये इंडस्ट्री भी है, पूरी पब्लिशिंग इंडस्ट्री है, हाँ, बिल्कुल। तो पब्लिशिंग इंडस्ट्री के साथ कुछ संबंध चेंज हुए कि इसके बाद जो है प्रकाशक ज़्यादा नहीं, असल में ये बड़ा ऐसा मानिए आपकी, मतलब कुछ चीज़ें बड़ी अजीब तरह से घटती हैं। तो ये हुआ कि मुझे चूँकि कविता, पोएट्री, शायरी इसमें मेरी रुचि थी और इस रुचि के कारण ये हुआ कि मैं बहुत सारे लोगों को करीब से जानता पहचानता था। उसी का एक संकलन बनाना चाहता था मैं। और ये कुछ किस्मत की बात है कि उस दौरान जो है वो मंजुल प्रकाशन जो हमारा है वो भोपाल से ही है और उनसे एक राफ्ता परिचय था। मैंने अपनी चीज़ें उनको दिखाई, उनमें से उनको एक जो चीज़ थी वो बहुत अच्छी बेहतर लगी और उन्होंने फिर वहाँ से शुरुआत की और फिर वो वही मुझे प्रेरित करते रहे, विकास जी, कि आपको ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। तो ये उम्मीद तो नहीं थी कि बेस्ट सेलर हो जाएगी। अब मैं ये कहूँ कि मुझे ये आशा थी तो ये बिल्कुल नहीं थी, पर चूँकि जावेद साहब को बहुत करीब से जानने समझने का मौका मिला था, तो अचानक एक बार हम लोगों ने बैठे बैठे मैंने तय किया कि एक किताब आनी चाहिए जिसमें आपके व्यक्तित्व के सभी पहलू सामने हों। और फिर ये पाठकों का प्यार है या उनके नाम का चमत्कार है कि ये बेस्ट सेलर हो गई है। तो अब वो बधाइयाँ, वो शुभकामनाएं, वो आशीर्वाद मैं स्वीकार करता हूँ जिसका पता नहीं मैं हकदार हूँ या नहीं हूँ। और रही बात दबाव की, तो देखिए अभी लक्ष्मण जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी जिस पे सबसे ज़्यादा तालियां बजी थी, आपने नोट नहीं की वो बात। वो इन्होंने ये कही थी कि इसी विश्वविद्यालय से मैं निकाला गया हूँ और इसी विश्वविद्यालय में मैं तो असल में हमारे अंदर, सब लोगों के अंदर एक जो बाकापन होता है ना, जो हमें बागी बनाता है, तो जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं तो उससे जो हासिल होता है उसका एक अलग सुख है। तो अब मैं बिजनेस से पैसे कमाता हूँ, मुझे उसमें मज़ा नहीं आता है, मज़ा तब आता है जब किताब की रॉयल्टी मिलती है। वाह। मैं सर की कहानी
सर की कहानी ये पूछने के पीछे एक बड़ा कारण था कि जो युवा वर्ग है, हम लोगों से अक्सर लोग पूछते हैं कि हम लिखना चाहते हैं। आप ये देखें कि जब आप तीनों की कहानी को सुनते हैं, तीनों की बात को सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं पढ़ने लिखने का जो एक प्रभाव है, ये हम सबके जीवन पे रहा है और उसने चीज़ों को चेंज किया है। तो पढ़ने लिखने की बात पे मैं वापस भाषा के ऊपर आता हूँ लक्ष्मण। हिंदी, आप चूंकि हिंदी विभाग में रहे, हिंदी नवीन भाई, पढ़ाते इसमें रहे। एक चीज और ऐड कर दीजिए। जिंदगी में आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए, ये फार्मूला उन लोगों को भी मानना चाहिए और अपने पे लागू करना चाहिए जो लेखक नहीं बनना चाहते। बिल्कुल, सहमत हूं। पढ़ना एक ऐसी चीज है जो जिसके कारण आप बहुत सारी बुराइयों से बच सकते हैं, जिंदगी का मुकाबला कर सकते हैं और अपने आप को किसी मुकाम तक ले जा सकते हैं। ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूँ। हिंदी की हम बात लक्ष्मण जी वापस करते हैं। हिंदी जो है, इसको लेके बार बार ये प्रश्न उठता है, हिंदी है नहीं है। हमारे पास कई बार ऐसे मौके आते हैं, जैसे ये एक मौका है जहाँ लगता है कि हिंदी के पाठक फिर से बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर मौके ऐसे आने शुरू होते हैं कि ये जो पाठक है हिंदी से विमुख होना शुरू हो जाता है। अब हिंदी जो है, पहले हम देखते थे कि मेट्रो में अंग्रेजी चल रही है, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में हिंदी का बोलबाला है, टियर 2 में अब अंग्रेजी का बोलबाला हुआ, टियर 3 में हिंदी दिखती है, गांव में हिंदी दिखती है। लेकिन हिंदी क्या आने वाले समय में, अब जो मैं बहुत समय से देख रहा हूँ कि काम करने जो हमारे घर में सहायक सहायिकाएँ आते हैं, उनके बच्चे भी कोशिश वो करते हैं अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने की। अब एक पूरी पीढ़ी ऐसी तैयार हो रही है जो ना हिंदी ठीक से जानती है, ना अंग्रेजी ठीक से जानती है। तो हिंदी का भविष्य, हम लोग सारे आंकड़े देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं एक संदेह बार बार उत्पन्न होता है। तो हिंदी विभाग से होने के कारण, हिंदी से आप पढ़े होने के कारण, हिंदी के भविष्य को आप किस तरह से अभी देख रहे हैं? नवीन जी, पहली गुजारिश ये कि हिंदी विभागों से जैसे ही आप हिंदी के भविष्य को जोड़ेंगे, तो न तो हिंदी के विद्यार्थी का भविष्य सुरक्षित है और न तो जो है हिंदी विभागों का। लेकिन ये हिंदी विभाग से मैं बहुत अच्छा है ये, हम दोनों अगर मैं और सत्य कहते तो हम वैसे ही हिंदी विभाग से गालियाँ खाते हैं, तो हमने कहा नहीं, आपने कहा, मुझे अच्छा लगा। अब हिंदी की हम बात करें। हाँ बिल्कुल, इसलिए वो एक अलग पहलू है। मुझे लग रहा है कि भाषा, हम लोग हालांकि गहराई से पढ़ते पढ़ाते रहे कि भाषा केवल जरिया नहीं होता, केवल माध्यम नहीं होता कि आप कौन सी भाषा में क्या लिख रहे हैं। असल में हम क्या हैं, हम किस भाषा में सोचते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, उसमें जब लिखते हैं तो वो बहुत स्वाभाविक भाषा लगती है। और जब मैं हिंदी की पिछली टिप्पणी में भी मैंने ये बात कही कि जिस भाषा को अगर हम हिंदी कह रहे हैं, किस रूप में हिंदी कह रहे हैं मुझे नहीं पता, अगर अवधी को भी हम हिंदी में पढ़ते पढ़ाते हैं, भोजपुरी को पढ़ते पढ़ाते हैं, ब्रज, राजस्थानी, तमाम भाषाओं के मेल को अगर हम हिंदी कह रहे हैं, तो हज़ारों साल का इसका इतिहास है। बहुत शानदार लिखा गया, बहुत बड़े बड़े लेखक, कवि, विचारक हुए। और जब मैं फिर से कह रहा हूँ कि जब ये सोशल मीडिया की दुनिया नहीं थी, जिसका फ़ायदा असल में हम लोगों को मिला है, क्योंकि बिहार के मैं किसी गांव में जाता हूँ और उसने मुझसे पूछा कि आपकी प्रोफेसर की डायरी मुझे ख़रीदनी है। मैंने उससे कहा कि ये अमेजन का लिंक है, तो उसने कहा कि हमें ये पता ही नहीं कि लिंक से कैसे किताब मंगाते हैं। और मैं तो ये बात जानकर हतप्रद हूँ कि वहाँ भी किताबों को लेकर एक आकर्षण है। मुझे लग रहा है नवीन जी, ज़्यादा अहम ये नहीं है कि आपकी भाषा क्या है, ज़्यादा अहम ये है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, और यह सत्र बहुत अच्छा रहा।